प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बीकॉम सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज अपन समन्वय चैप्टर के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसके अंतिम बिंदु पर आ गए हैं। और आज कि इस वीडियो में अपन समन्वय की सीमाएं क्या हैं, समन्वय की बाधाएं क्या हैं, व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस और ऑब्स्टिकल्स इन कोऑर्डिनेशन, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मालूम है कि कोई भी कार्य हो या कोई भी बात क्यों ना हो, उसके दो पहलू होते हैं। सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, उसी प्रकार से किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। उस कार्य की कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उस कार्य में कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, उस कार्य की कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो जैसा समन्वय है, समन्वय के बारे में अपन ने अभी तक जो चर्चा की है और जो परिभाषाएं देखी हैं और जो समन्वय की विशेषताओं पर अपन ने गौर किया है, तो उन सब बातों से एक चीज़ तो निकल कर आती है कि समन्वय जो है वो प्रबंध का सार तत्व है। ये कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब समन्वय को प्रबंध का सार तत्व क्यों कहा गया है? क्योंकि बगैर समन्वय के प्रबंध के जो अन्य कार्य हैं, चाहे वो नियोजन हो, चाहे संगठन हो, चाहे नियंत्रण हो, चाहे निर्देशन हो, चाहे अभिप्रेरणा हो, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये सभी कार्यों की हम कह सकते हैं एक तरीके से कुंजी है। ये प्रबंध का सार तत्व है समन्वय। समन्वय के अभाव में कार्यों को पूरा नहीं किया सकता। समन्वय के अभाव में उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और संगठन को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता। तो संगठन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम कह सकते हैं कि समन्वय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि समन्वय जो है, जो ये है, ये प्रबंध का सार तत्व है। इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब समन्वय जब इतना इम्पॉर्टेंट है तो नो डाउट प्रबंध के सभी कार्यों की प्रभावशीलता भी जो है वो समन्वय पर ही निर्भर करती भी है। किंतु समन्वय की अपनी कुछ सीमाएं हैं, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं या अपनी कुछ बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्रस्तुत वीडियो में अपन ये देखते हैं कि समन्वय की या कोऑर्डिनेशन की प्रमुख बाधाएं क्या हैं। अब पहला है भविष्य की अनिश्चितता जो है, उससे हम सब परिचित हैं। मतलब फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी है वो हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं। मनुष्यों का भावी व्यवहार जो है वो उससे भी अधिक अनिश्चित है। मतलब किसी मनुष्य का भावी व्यवहार कैसा होगा ये जानना बहुत मुश्किल काम है कि फ्यूचर में मनुष्य कैसे मतलब व्यवहार करेगा, ये जानना या प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल कार्य है। यह वर्षा और उपज की अनिश्चितता से भी अधिक अनिश्चित है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब बारिश होगी या नहीं होगी ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वर्तमान साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली कि वर्षा का भी आसानी से हम पता लगा लेते हैं कि वर्षा कब होगी या नहीं होगी। लेकिन मानव व्यवहार का पता लगाना कि भविष्य में किस प्रकार से मनुष्य एक्ट करेगा बड़ा मुश्किल काम है। अतः समन्वय में कठिनाई आती है। तो इसलिए फिर समन्वय में कठिनाई उत्पन्न होती है। ये पहला ड्रॉबैक है कि भविष्य जो है, भविष्य की अनिश्चितता से हम सभी परिचित हैं और मनुष्यों का भावी व्यवहार उससे भी अधिक अनिश्चित है। अतः ये समन्वय में कठिनाई पैदा करता है। ये पहली दिक्कत है। दूसरा, नेतृत्व करने वालों में अपना अपना ज्ञान, अनुभव, बुद्धिमत्ता एवं अपने अपने लक्षण होते हैं। मतलब जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका सबका अपना जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो उनका अनुभव, एक्सपीरियंस है, या उनकी जो बुद्धिमत्ता है, या अपने अपने जो उनके प्रत्येक के लक्षण होते हैं, उनके संदेह युक्त एवं विरोधाभासी विचार। अब हर एक व्यक्ति के हम कह सकते हैं अलग अलग विरोधाभासी विचार होते हैं,
आदर्श होते हैं एवं उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के बीच समन्वय पैदा करने में कठिनाई आती है। तो कुल मिलाकर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उन सब व्यक्तियों का अपना अलग ज्ञान है, अपनी अलग बुद्धिमत्ता है, उनका अपना एक्सपीरियंस अलग अलग है, अतः उनके संदेह युक्त एवं विरोधाभासी विचार होंगे, आदर्श एवं उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होंगे, और ऐसे व्यक्तियों के बीच फिर समन्वय पैदा करना बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। तीसरा है, कुछ व्यक्तियों में प्रशासकीय क्षमता एवं ज्ञान का अभाव पाया जाता है, अतः समन्वय में कठिनाई आती है। मतलब कुछ व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं जो प्रशासकीय पदों पर होते हैं, वो अच्छे वर्कर तो होते हैं, बहुत अच्छा काम तो करते हैं, स्वयं तो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि मैनेजमेंट के लिए कहा गया है कि मैनेजमेंट इज गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि प्रबंध का कार्य दूसरे व्यक्तियों से कार्य को करवाना है। तो जब दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना है तो वहाँ पर उनकी जो प्रबंधकीय क्षमता होती है वो देखने लायक होती है। तो कुछ व्यक्तियों में, विद्यार्थियों में ऐसा होता है कि प्रशासकीय क्षमता या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का अभाव पाया जाता है। वो स्वयं तो अच्छे वर्कर हैं लेकिन काम करवा नहीं सकते हैं, काम करवाने का उनको ज्ञान नहीं होता है, या उन कई व्यक्तियों में ज्ञान का अभाव पाया जाता है, कोई नॉलेज की ही कमी पाई जाती है। तो ये समन्वय में एक समस्या पैदा करती है। नेक्स्ट है, व्यवसाय में कई परिवर्तनशील तत्व होते हैं। अब मतलब जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस में बहुत से फैक्टर्स, तत्व इस प्रकार के हैं जो परिवर्तनशील हैं। प्रबंधक का मानवीय ज्ञान उन परिवर्तनों को समझने के लिए अपर्याप्त होता है। मतलब बिजनेस में बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो परिवर्तनशील हैं, और प्रबंधकों का जो मानवीय ज्ञान है, जो उनकी ह्यूमन नॉलेज है, वो उन परिवर्तनों को समझने के लिए अपर्याप्त है या पूरी नहीं है। इससे भी समन्वय में बाधा आती है। अब जैसे बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस में बहुत से फैक्टर्स परिवर्तनशील हैं। जैसे मान लीजिए जनता की रुचि, फैशन, आदतें, ये सब परिवर्तनशील हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जनता की फैशन या रुचि या आदतें बदलती रहती हैं। अब प्रत्येक प्रबंधक व्यक्ति की इन बदलती हुई चीज़ों को भांप लेगा पहले से और उसके हिसाब से एक्ट करेगा, ये संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर समन्वय में फिर पैदा होती है कठिनाइयाँ। नेक्स्ट है, व्यवसाय में नए विचारों एवं कार्यक्रमों के क्रमबद्ध विकास, विचार एवं प्रयोगों में कई कमियां पाई जाती हैं। मतलब नए विचारों एवं कार्यक्रमों के क्रमबद्ध विकास में, विचार एवं प्रयोगों में कई कमियां पाई जाती हैं, अतः उनको अपनाने एवं उनके साथ समन्वय करने में कठिनाई आती है। मतलब क्या है कि कई बार नए नए विचारों एवं कार्यक्रम जो होते हैं, जो विभिन्न प्रोग्राम्स होते हैं, उनके क्रमबद्ध विकास में या विचारों एवं प्रयोगों में कई कमियां होती हैं, तो उनको अपनाने और उनके साथ समन्वय बैठाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, कभी कभी लोगों में आपसी समझबूझ एवं सहयोग का भी अभाव देखा जाता है। मतलब कई बार लोगों में क्या होता है कि आपसी समझबूझ की कमी पाई जाती है। लोगों में आपसी समझबूझ नहीं होती, और आपसी समझबूझ नहीं होती तो फिर वहाँ सहयोग का अभाव हो जाता है। और जब सहयोग का अभाव हो जाता है तो समन्वय में कठिनाई आती है, क्योंकि अपन ने पहले भी देखा सिद्धांतों में भी, और प्रभावशाली समन्वय को कैसे स्थापित किया जाता है उसमें भी ये पढ़ा था कि सहयोग या समन्वय जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, आदेश निर्देश देकर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जब व्यक्तियों में आपस में कई बार समझबूझ का अभाव हो जाता है और सहयोग भी करने में एक दूसरे को कतराते हैं या सहयोग का भी अभाव हो जाता है, तो ऐसे में फिर समन्वय स्थापित करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, कुछ लोगों में आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होते, फलतः समन्वय में बाधाएं आती हैं। अब कई बार क्या होता है कि लोगों में जो आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, सौहार्दपूर्ण का मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध, सौहार्दपूर्ण संबंध, अच्छे संबंध, तो कई बार प्रायः देखने में आता है कि व्यक्तियों में सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होते हैं। तो जब सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं है, अच्छे आपस में ह्यूमन रिलेशंस नहीं हैं या उनका अभाव है, तो फिर समन्वय पैदा करने में मुश्किलें आती हैं। नेक्स्ट है, कुछ संस्थाओं में विभिन्न विभाग
अलग थलग होते हैं और उनमें खुलेपन का अभाव होता है। ऐसे में समन्वय करना कठिन होता है। अब जैसे संस्थाएं जो होती हैं, अगर हम व्यावसायिक संस्था की बात करें तो एक व्यावसायिक संस्था में बहुत से विभाग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक संस्था में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स होता है, एक मार्केटिंग होता है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल होता है। कई डिपार्टमेंट्स होते हैं व्यावसायिक संगठनों में। जितने बड़े व्यावसायिक संगठन होते हैं उनमें उतने ही बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं और विभाग बहुत ज़्यादा भी होते हैं कई बार। तो कुछ संस्थाओं में विभाग जो होते हैं, कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो अलग थलग पड़ते हैं, उनमें खुलेपन का भाव होता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि अकाउंट्स या फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अन्य डिपार्टमेंट्स की अपेक्षा उतने खुले हुए नहीं होते। वो अपनी सारी योजनाओं को खुले रूप में प्रकट नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए बहुत से विभाग हैं और सब अलग थलग पड़े हुए हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं और उनमें अगर यदि खुलेपन का अभाव है तो ऐसे में समन्वय करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है, कुछ संस्थाओं के कुछ कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का अभाव होता है, अतः समन्वय करना कठिन होता है। तो ये भी विद्यार्थियों सही है कि कुछ संस्थाएं इस प्रकार की होती हैं जहाँ पर कि संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्तियों का संस्था के प्रति लगाव या अपनत्व की भावना नहीं पाई जाती है। मतलब लोगों में कई बार प्रयास देखने में आता है कि संस्था के प्रति लगाव उत्पन्न हो नहीं पाता और अपनत्व की भावना जागृत नहीं हो पाती। अब उसके बहुत से कारण होते हैं, उन कारणों में तो अपन नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत से कारण होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग संस्था के प्रति अपनत्व की भावना जागृत नहीं कर पाते हैं या संस्था के प्रति लगाव उनका उत्पन्न नहीं हो पाता है। लेकिन ये फैक्ट ज़रूर है कि यदि काम करने वाले कर्मचारियों में या लोगों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का अभाव है अथवा संस्था के प्रति रुझान कम है तो ऐसी संस्था में समन्वय करना कठिन कार्य होता है। और कठिन ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल कार्य होता है, दुष्कर कार्य होता है। और अंतिम पॉइंट है विद्यार्थियों, जब संस्था के कुछ कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होते हैं तो भी अन्य कार्यों में समन्वय नहीं हो पाता है। अब ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि संस्था के जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों का पूर्व में ही निर्धारण कर लिया जाता है, जिसको हम नियोजन के नाम से जानते हैं। तो नियोजन के अंतर्गत हम कार्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लेते हैं। अब समस्या क्या पैदा होती है कि जब कार्य जो होते हैं, संस्था के कुछ कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होते हैं तो फिर समन्वय करना कठिन कार्य हो जाता है, मुश्किल कार्य हो जाता है, क्योंकि समन्वय के लिए आपने योजना बना रखी है और उसी तरीके से आप समन्वय करना चाहते हैं, लेकिन वो योजना फेल क्यों जाती है? क्योंकि आपने जो समयबद्ध कार्यक्रम तय कर रखा है उस समयबद्ध कार्यक्रम या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य संपन्न नहीं हुआ। और जब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य संपन्न नहीं हुआ तो फिर समन्वय की पैदा होती है समस्या कि फिर समन्वय कैसे किया जाए। तो विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक कार्य के कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। तो समन्वय भी जिसको कि कहा जाता है कि समन्वय प्रबंध का सारतत्व है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और नेतृत्व के लिए भी कहा जाता है कि नेतृत्व और समन्वय को अलग नहीं किया जा सकता। तो हम सब जानते हैं कि समन्वय की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, लेकिन इम्पॉर्टेंस के साथ साथ समन्वय की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं और कुछ बाधाएं भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं जिनको मैंने भी बताया। तो ये 10 बाधाएं या सीमाएं मैंने आपको जिक्र की। इसी के साथ ये जो टॉपिक है अपना समन्वय का, ये समाप्त होता है। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, इसमें अपने 4-5 वीडियोस लग गए, लेकिन ठीक है, अपने पास काफ़ी समय है, अभी एग्ज़ाम्स दूर हैं, अपन अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप इन वीडियोस को देखते रहें। तो ये विद्यार्थियों, समन्वय का चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर में आमतौर पर 20 नंबर का सवाल आता ही है, तो आप खास बात जो है उस पर ध्यान दीजिए कि इसमें जो 20 नंबर का सवाल बनता है वो आमतौर पर ये आता है कि समन्वय से आप क्या समझते हैं, समन्वय की विशेषताएं लिखी हैं और समन्वय के आवश्यकता और महत्व क्या है। तो जो मोटा मोटा ये है। इसके अलावा मैंने आपको विशेषताएं भी बताई रखी हैं, महत्व बताई रखा है समन्वय का, उसकी क्या आवश्यकता और महत्व ये पढ़ा चुका हूँ। समन्वय के सिद्धांतों की भी अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अपन ने ये भी देखा कि
समन्वय प्राप्ति के साधन क्या हैं, कि किन टेक्निक्स के द्वारा आप समन्वय को प्राप्त कर सकते हैं, मेथड्स या साधन क्या हैं। फिर अपन ने प्रभावशाली समन्वय की स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है उसको भी देख लिया है, और समन्वय की सीमाएं या बाधाएं क्या हैं इनका भी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो ये मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में अब कुछ रह नहीं जाता है। अगले वीडियो में अपन मैनेजमेंट विषय में किसी नए टॉपिक को लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अंत में आपसे विदा लूँ उसके पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी वीडियोस मैंने बीकॉम पार्ट सेकंड में अभी तक डाले हैं, उन वीडियोस के संदर्भ में यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई आपका सुझाव है या आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप बेहिचक मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ। मेरे फ़ोन नंबर सबके पास हैं। कभी भी आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि साहब मुझे ये समझ में नहीं आया या आपने ये चैप्टर पढ़ाया, मुझे इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको इस चैप्टर में अब तक जो भी बातें बताई हैं सब समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।